Good evening everyone. This is Abhishek Chandola and you are watching my channel Chandola Classes. आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में एक चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, स्पेसिफिकली बैंकिंग की बात मैं कर रहा हूं। उसमें एक टॉपिक है जो बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है, वो है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हम सब लोग जानते हैं, सेंट्रल बैंक जो कि एपेक्स बॉडी है, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है, ऑपरेट करती है पूरे हमारे बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है ना। अब उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या क्या हैं, क्योंकि देखिए मनी एंड बैंकिंग में बड़े आंसर, बड़े जो मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में दो ही चीजें पूछी जा सकती है, या तो ये फंक्शंस ऑफ बैंक पूछेगा सेंट्रल बैंक, और या तो हमारा कमर्शियल बैंक का जो एक फंक्शन है कि मनी मल्टीप्लायर का जो वो कंसेप्ट पूछ सकता है। इसके अलावा तीसरी चीज यहां से बड़े क्वेश्चंस में तो नहीं आ सकती, छोटे छोटे टॉपिक्स में एक दो चीजें आ जाती हैं, और इन्हीं में से कई चीजें जो है वो छोटे छोटे टॉपिक्स में पूछता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाओ, ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो इसी के ही कंटेक्स्ट में ज्यादा पूछी गई है, किसके फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक के कंटेक्स्ट में या मनी मल्टीप्लायर के कंटेक्स्ट में। तो आज हम लोग फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक को देख रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक के बेसिकली ये 5 मेजर फंक्शन है। पहला फंक्शन करेंसी इशू करने का, अभी बात करेंगे। करेंसी की अथॉरिटी होती है, किस चीज को, करेंसी को इशू करने की अथॉरिटी जो होती है वो सेंट्रल बैंक के पास होती है। दूसरा, सेंट्रल बैंक इज आल्सो नोन एज बैंकर्स बैंक एंड गवर्नमेंट बैंक, दोनों कहते हैं इसको। किसका, एक तो गवर्नमेंट्स बैंक होता है, क्या है ये, गवर्नमेंट्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक। अब क्यों होता है गवर्नमेंट बैंक, उनके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। तीसरा हम लोग बोल रहे हैं बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, ये क्या है हमारे पास, बैंकर्स बैंक है, ठीक है ना भाई। बैंकों का भी क्या है, बैंक है, इट इज बैंकर्स बैंक। और चौथा है हमारे पास इसमें कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, यानी अभी बात करेंगे मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का, या हम बोले कि क्रेडिट को कंट्रोल करने का, क्रेडिट कैसे कंट्रोल होता है, ये काम भी किसका है हमारे पास, सेंट्रल बैंक का है। पांचवा हमारे पास है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये क्या है, मैं जो सेंट्रल बैंक है वो कस्टोडियन है, किसका, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। इन सब चीजों के बारे में जरा डिटेल में एक एक करके बात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी की बात हम लोग कर भी रहे थे, क्या है कि सेंट्रल बैंक, ये क्या भी रहा है, द सेंट्रल बैंक हैज सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI has the sole right to issue paper currency note except 1 rupee note and coins। कौन किसको छोड़ के, 1 रुपए के नोट। जो 1 रुपए है इसको इशू करने की पावर किसके पास होती है, इसकी इशू करने की पावर होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास ये पावर होती है। उसके अलावा जो भी नोट होंगे, वो सारे नोट, करेंसीज वगैरह जो भी होंगे, वो कौन इशू करेगा, आपके RBI इशू करता है। ओके, तो यूनिफॉर्मिटी, अब इसके पास क्या है, यूनिफॉर्मिटी नोट सर्कुलेशन में यूनिफॉर्मिटी है एक। दूसरा है इट गिव्स सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई, ये मनी सप्लाई को बढ़ाने का, इन्फ्लुएंस करने का पूरी पावर जो होती है वो किसके पास होती है, सेंट्रल बैंक के पास। इट एनेबल द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक विद रिस्पेक्ट ऑफ इशू ऑफ नोट्स, ठीक है ना भाई। ये क्या करता है, ये मतलब कितने नोट इसने इशू करने हैं, कितनी करेंसी इशू करनी है, उसकी सोल पावर, सोल अथॉरिटी किसके पास होती है, आपके पास RBI के पास। इट एंश्योर पब्लिक फेथ इन करेंसी सिस्टम, ओके, एंड इट हेल्प स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, कि आपकी करेंसी में स्टेबिलिटी रहे, उनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना करें, वो सब भी कौन इंश्योर करता है, आपका RBI। वो जब हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग इस चीज के बारे में बात भी करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का रोल रहता है फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम को मेंटेन करने में। ओके, तो ये तो पहला सिस्टम था जिसमें करेंसी अथॉरिटी जो होती है वो RBI के पास होती है, क्योंकि इसमें इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं कि बताएं कि करेंसी इशू करने, भाई आपके पास आ जाएगा एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक या एक्सप्लेन द फंक्शन करेंसी अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल बैंक, तो आपको वो एक्सप्लेन करना होगा, वहां पे आपको ये सारी चीजें जो है वो बतानी होंगी। दूसरा फंक्शन है बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक है। अब हम क्यों बोल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है, मतलब बैंक्स, बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट्स बैंक है, तो उसके बारे में हम लोग ये बात करें। ये कह रहा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। ये 3 अलग चीजें, जो RBI है ये 3 अलग चीजें परफॉर्म करता है, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए किसके, एक बैंकर की तरह, बैंकर की तरह। क्यों बैंकर, क्यों कह रहे हैं बैंकर, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मेंटेन करता है करंट अकाउंट टू कीप देयर कैश रिजर्व,
ठीक है ना। वो क्या करता है, इट एक्सेप्ट रिसिप्ट एंड मेक पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट होंगी और पेमेंट होगी उसको करने का काम करता है। तीसरा, इट ऑल्सो गिव्स लोन एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट फॉर टेम्पररी पीरियड, जो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए क्या करता है, वो गवर्नमेंट को लोन भी देता है, गवर्नमेंट को फंड भी देता है, इमरजेंसी फंड जो है वो सारी चीजें वो करता है। तो एज अ बैंकर वो है किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। दूसरा क्या करता है, वो एज एन एजेंट गवर्नमेंट के लिए फंक्शन परफॉर्म करता है। कैसे, द सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेट, पब्लिक डेट को मैनेज करने का काम भी किसका होता है, आपका सेंट्रल बैंक का होता है। तो इसलिए वो क्या है, वो एजेंट के तौर पे भी काम करता है। तीसरा, वो गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर भी बनता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, सेंट्रल बैंक एडवाइज द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स। किसमें, इकोनॉमिक मैटर्स में, फाइनेंशियल मैटर्स में, मॉनेटरी मैटर्स में वो क्या करता है, गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, सजेशन भी देता है, एडवाइस भी देता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म के टाइम पे एडवाइस देता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशंस के टाइम पे एडवाइस देता है। तो वो क्या है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे भी काम करता है। किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज गवर्नमेंट्स बैंक, ठीक है ना। तीसरा हमारे पास होता है, तीसरा हमारे पास बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, ठीक है ना। ये क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये बैंकर्स बैंक है। ये क्या है, बैंकर्स बैंक। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आरबीआई है, आरबीआई है, ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, या इनको क्या करता है, इनको ये कहता है कि जैसे हम लोग, जैसे पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक के लिए कौन बैंक है, आरबीआई। समझ पा रहे हो। तो क्यों होता है, इसके बारे में जरा बात करते हैं, क्या क्या चीजें करता है। एक तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, हम लोग जानते हैं कि जो कमर्शियल बैंक होती हैं वो अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा, कैश रिजर्व रेशो जिसको हम बोलते हैं सीआरआर, इन शॉर्ट ही कर लेते हैं उसको, सीआरआर, वो किसके पास रखता है, आरबीआई के पास रखता है। तो जो कमर्शियल बैंक का कैश रिजर्व का जो कस्टोडियन होता है वो कौन होता है, आरबीआई। एक तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि वो बैंकर्स बैंक है। दूसरा रीजन है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का है कि आपको, मुझे या हम लोगों को जब पैसों की जरूरत पड़ती है, हमें किसी भी तरीके का कोई लोन चाहिए, चाहे वो एजुकेशनल लोन है, चाहे किसी भी तरीके का लोन है, हम कहां जाते हैं, कमर्शियल बैंक के पास। हम बैंक के पास जाएंगे, हम उनसे बोलेंगे कि हमें जरूरत है, हमें लोन दो। अगर बैंक को जरूरत पड़ी तो, अगर बैंक को जरूरत पड़ेगी तो किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास। आरबीआई कहता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट क्यों बोलते हैं, आरबीआई कहता है कि अगर तुम्हें पहले पैसा चाहिए तो कमर्शियल बैंक के पास क्या होती है, कमर्शियल बैंक आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे की फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है ना। जैसे कमर्शियल बैंक आपस में, कि एक बैंक को नीड पड़ी तो दूसरे बैंक से दूसरे को नीड पड़ी, तीसरे से तीसरे को नीड पड़ी, इस तरीके से वो आपस में एक दो। बट वो कहता है कि अगर कहीं से पैसे का जुगाड़ ना हो, अगर कहीं से आपको लोन ना मिल रहा हो, कहीं से आपकी जो फाइनेंशियल नीड है वो फुलफिल नहीं हो रही हो, तो अब आप क्या हो, मेरे पास आओ, यानी आरबीआई के पास आओ। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई एक लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जब कुछ नहीं होगा तो आखिरी में मेरे पास आना, ठीक। और तीसरा है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस क्या होता है, क्लियरिंग हाउस ये समझो कि अब हमारे पास अलग अलग तरीके के कमर्शियल बैंक्स हैं, मतलब अलग अलग बैंक्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। सपोज करो कि मेरे पास जो है एक पीएनबी का, मैंने मतलब पीएनबी दो अलग अलग हुआ है, या ऐसा कुछ समझो कि मेरा जो अकाउंट है वो पीएनबी में, मेरा अकाउंट है पीएनबी में, ठीक है। और मेरे को किसी बंदे ने, किसी दूसरे इंसान ने किसी दूसरे कमर्शियल बैंक का चेक दे दिया, ठीक है ना। मैं कहूं कि इंडियन ओवरसीज बैंक का चेक दे दिया, ठीक है ना। अब इसका चेक मेरे पास आया, किसके पास, मतलब मेरे पास आया। अब मैंने ये चेक किसके पास जमा कराया, अपने बैंक में जमा कराया कि भैया ओवरसीज का बैंक अभिषेक ने अपने बैंक में जाके जमा किया, यानी पीएनबी में जमा कराया कि तुम ले लेना। तो बैंक क्या करता है, बैंक एक क्लियरिंग हाउस का फंक्शन भी परफॉर्म करता है, मतलब सेंट्रल बैंक क्लियरिंग हाउस का फंक्शन भी परफॉर्म करता है। कि वो क्या कहता है, वो कहता है कि इनके आपस के जो चेक्स हैं या आपस की जो चीजें हैं उनको सेटल करवाने में वो कौन मदद करता है, बैंक मदद करता है। भाई मेरे पास अगर इंडियन ओवरसीज बैंक का कोई चेक है या किसी दूसरे बैंक का कोई चेक है, मैं अपने बैंक में जमा करवा रहा हूं, पीएनबी में जाके जमा करवा रहा हूं या किसी और बैंक में जाके जमा करवा रहा हूं, और वो उस चेक को क्लियर करवा रहा है, तो कैसे में, वो क्लियरिंग हाउस के थ्रू क्लियर होते हैं। तो ये फंक्शन भी कौन परफॉर्म करता है, ये फंक्शन भी कौन परफॉर्म करता है बैंक के लिए, आरबीआई। तो आरबीआई ये तीन चीजें जो है वो बैंक के लिए परफॉर्म करता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि इट इज बैंकर्स बैंक। समझ में आया, ये बैंकों का बैंक है, इट इज बैंकर्स बैंक। क्लियर होगी बात। उसके बाद अगला है, चौथा है हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि अभी हम लोग इसमें कंट्रोल, क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम भी जो होता है वो भी किसका होता है, आरबीआई का होता है। पहले तो ये समझो
क्रेडिट को कंट्रोल क्यों करना है, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा कि ये सब होते क्या है, उसके बारे में तो थोड़ा थोड़ा अभी बात करेंगे, बट आगे चल के इसमें डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा कि ये सब किस तरीके से, क्योंकि ये यहां भी काम आएगा और ये एक और यूनिट है हमारे पास आगे, वहां पे भी दो जगह पे आना है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बात भी करेंगे हम लोग। तो यहां पे क्या है, पहले तो ये समझो कि क्रेडिट को कंट्रोल क्यों करना है, क्रेडिट को कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, देखो क्रेडिट को कंट्रोल करने की जरूरत इसलिए पड़ती है, जैसे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होना शुरू हो गया, महंगाई होनी शुरू हो गई। महंगाई कब होगी, इन्फ्लेशन कब होता है, इन्फ्लेशन होता है बेटा जब पब्लिक जो होती है ना, पब्लिक की परचेजिंग पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना, पावर जो होती है जब वो इंक्रीज होती है तो इकोनॉमी में क्या आता है, इन्फ्लेशन होना शुरू हो जाता है। परचेजिंग पावर हमेशा इनकम से नहीं बढ़ती है, परचेजिंग पावर लोन के थ्रू भी बढ़ती है। आधा से ज्यादा लोग इंडिया में, भारत में, हम लोग जो मकान खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं या कोई भी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो हम लोग कैसे में करते हैं, हम लोग करते हैं लोन के थ्रू। अगर मुझे कहीं पे 50 लाख रुपए का कोई मकान बनाना है या खरीदना है, कोई फ्लैट खरीदना है 50 लाख रुपीस का, तो मैं वहां पे मेरे पास तो 10, 15, 20 लाख रुपए होंगे, मैं ज्यादातर किसके ऊपर डिपेंड रहूंगा, बैंक लोन के ऊपर डिपेंड रहूंगा। और जितना आसान बैंक लोन मिलना हो जाएगा मेरे लिए, जितना कम इंटरेस्ट रेट में बैंक मेरे को अपना लोन दे देगा, उतना ज्यादा मैं लोन लूंगा। समझ में आया। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से होता है कि इन्फ्लेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन क्या होता है, बढ़ता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कई बार क्या करती है गवर्नमेंट, मतलब आरबीआई, पब्लिक की परचेजिंग पावर को कम करती है। क्योंकि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, जब लोग खरीदेंगे कम तो ऑब्वियसली, क्योंकि जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लोग डिमांड करेंगे तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ डिमांड का रूल वहां पे अप्लाई होगा, वहां पे प्राइसेस बढ़नी शुरू हो जाएंगी, इन्फ्लेशन होगा। ठीक, तो गवर्नमेंट क्या, मतलब आरबीआई क्या करती है, आरबीआई उनकी परचेजिंग पावर को कम कर देती है कि भैया आप कम खरीदोगे, मतलब आपकी परचेजिंग पावर ही नहीं रहेगी, तो आप डिमांड ज्यादा नहीं करोगे, तो वो जो प्राइस है, वो इन्फ्लेशन है, वो नहीं बढ़ेगा। तो ये सब उनकी परचेजिंग पावर को कम करने के टूल्स हैं, तभी तो क्रेडिट कम होगा। समझ में आया। यानी वो परचेजिंग पावर कैसे में कम होगा, वो बैंक से लोन जो लेने की प्रोसेस है उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, या वो जो लोन लेने की प्रोसेस है उसको थोड़ा सा अलग बना देंगे, कई चीजें उसमें डाल देंगे, कुछ टेक्निक्स हैं, कई चीजें हैं जो उसमें आ जाती हैं। तो उसके बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो में हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। बट कुल मिला के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करते हैं, क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं। यहां पे जैसे हमारे पास बात कर रहे हैं रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट ये होता है कि अगर कमर्शियल बैंक को, अभी हम लोगों ने बात की थी ना, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए, किससे लेना है भाई, जाके आरबीआई से ले लोगे। आरबीआई से लोन ले लेंगे तो आरबीआई से जब वो लोन ले रहे हैं तो आरबीआई फ्री में तो देगा नहीं, इंटरेस्ट लेगा, तो जिस रेट पे लोन देगा वो क्या होगा, रेपो रेट होगा। ऐसी बैंक रेट होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, अगर लॉन्ग टर्म लोन ले रहा है ना। ऐसे रिवर्स रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब आरबीआई कमर्शियल बैंक, मतलब जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन ले रहा है, हम लोग तो ये बोलते हैं कि आरबीआई जो है यानी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से लोन ले रहा है, हालांकि आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन नहीं लेगा, बट कई बार क्या होता है, कमर्शियल बैंक के पास कुछ एक्सेस अमाउंट होती है, वो एक्सेस अमाउंट को क्या करता है, आरबीआई के पास जमा करा देता है, आरबीआई के पास दे देता है, और उसको देने के बदले आरबीआई जो है उसको कुछ इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराता है, कुछ रेट प्रोवाइड कराता है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ओके, ऐसे हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है जिसमें परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज होती है। उसके बारे में हम लोग डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बात भी करेंगे कि क्या ये सब चीजें होती हैं, किस तरीके से काम करते हैं। एलआरआर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीआरआर और एसएलआर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और एक है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये सब टूल्स हैं, these are the tools which can be used by RBI to control the credit in economy। इकोनॉमी में कंट्रोल करने की, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए ये सारे टूल्स को यूज किए जा सकते हैं। इन डिटेल इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में फिर बहुत काफी बड़ा हो जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इस चीज पे। ओके, तो ये एक और फंक्शन था। उसके बाद अगला फंक्शन है क्या, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी आरबीआई जो है वो एक्ट करता है एज अ कस्टोडियन कि भैया मेरे, वो किस चीज का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो सारा जमा होता है वो किसके पास होता है, आरबीआई के पास। ये क्या भी रहा है, द सेंट्रल बैंक also act as the custodian of country's stock of gold and reserve of foreign exchange. This function enables the central bank to exercise a reasonable control on फॉरेन एक्सचेंज। इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर एक कंट्रोल रहता है, किसका, आरबीआई का। ठीक है ना। तो ये दीज आर सम फंक्शंस जो कि कौन परफॉर्म करता है, सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आपके पास पूछी जाएंगी, ज्यादातर पूछी जाती हैं। हो सकता है अगर 3 नंबर 4 नंबर में पूछा जाए
तो कोई एक चीज पूछ देगा, बताओ भाई लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट क्या होता है, बताओ व्हाट इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो ये फॉरेन रिजर्व, तो ये सारी चीजें जो है वो आपके, और अगर बड़े 6 नंबर में पूछ दिया तो वो पूरा बता देगा, वो बोल देगा भाई एक्सप्लेन करो द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक के सारे फंक्शंस को एक्सप्लेन करो। तो इन डिटेल आपको ये सारी चीजें जो है एक्सप्लेन करनी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रेडिट कंट्रोल के बारे में बात करेंगे स्पेसिफिकली कि वो क्या होता है, उस पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि किस तरीके से आरबीआई जो है वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है, किस तरीके से वो पब्लिक को मतलब पब्लिक लोन ना ले पाए वो किस तरीके से आरबीआई कर देता अपने यहां बैठ के। समझ में आया? तो उस चीज के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आई होप ये वीडियो, ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर ये चीज आपके लिए क्लियर है तो आप ये वीडियो और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि फर्दर वीडियोस आपको मिल पाए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।